वो सैलरी मिली जो कि बाकी कॉलेजेस में मिल रही। कोई परवाह नहीं करेगा कि आपने खाना खाया। इनफैक्ट सेंट्रल लाइन्स तो इतनी डाली मैंने, एवरीवन इज सो वेलकमिंग, एवरीवन इज सो गुड टू यू। डू सैम्पलिंग ऑफ द न्यूबॉर्न्स आई यूज्ड टू। हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। सो आज हम बात करने वाले हैं अबाउट इंटर्नशिप, जो कि हम MBBS की बात करते हैं। एंड आई एम मेकिंग दिस वीडियो बिकॉज a lot of MBBS students, final year MBBS students who are just going to enter into the internship और या फिर जिनकी internship अभी शुरू हो चुकी है, लाइक उनकी ये वीडियो बहुत हेल्प करेगी। बिकॉज मैं भी मुझे भी कोई गाइड करने वाला नहीं था हाउ टू गेट थ्रू द इंटर्नशिप लाइक पीसफुली। अपनी स्टडीज़ भी आप कैसे मैनेज कर सकते हो ड्यूरिंग योर इंटर्नशिप, इस चीज़ के बारे में। सो बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स I was actually having a hard time to manage my schedule along with my internship. So that is why I'm making this video. I hope it helps, and I'm also going to share the salary that an intern gets after their MBBS and their internship. So let's get into the video. Okay, so I have done my MBBS from Maulana Azad Medical College, and I did my internship at NNJP and Associated Hospitals, which is Lok Nayak Hospital, GV Pant Hospital, and Guru Nanak Eye Center. So I'm going to tell you everything according to my experience, what all I have faced in my internship and how to get through it. So first of all, see, I'd say कि at least Delhi के जो colleges है, at least in my college, internship is pretty hectic. Like most of the duties are of 12 hour, 24 hour, इस type से जो guidelines है from NMC for working hours of interns or residents, that is 48 hours a week. लेकिन कहीं follow नहीं होता है, not even for interns. Only a few departments are there, like आपका pediatrics हो गया, like pediatrics और आपका casualty. These are the two postings जिसमें वो लोग आपका शेड्यूल ही ऐसे बनाते हैं कि आप 48 आवर्स ही करो इन अ वीक। एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या क्या आपको कौन कौन से डिपार्टमेंट्स में काम करने के लिए मिलता है, कौन कौन से डिपार्टमेंट से आप एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं। जो भी आपके फाइनल ईयर के सब्जेक्ट्स हैं, ऑल दोज डिपार्टमेंट्स आर गोइंग टू हैव यू एज एन इंटर्न। उसके अलावा आपके थर्ड ईयर के सब्जेक्ट्स विच इज़ ऑफ्था, ENT एंड PSM एंड फोरेंसिक इज़ ऑल्सो देयर, जो कि अब थर्ड ईयर में आ गया है। आई एम फ्रॉम 2018 बैच, सो उस टाइम पर फोरेंसिक सेकेंड ईयर में होता था, बट वी आर हैविंग आवर पोस्टिंग्स ड्यूरिंग इंटर्नशिप इन फोरेंसिक डिपार्टमेंट ऑल्सो। सो आई हैव ऑलरेडी कम्प्लीटेड माई इंटर्नशिप, सो आई नो अबाउट ऑल द डिपार्टमेंट्स। एक एक करके स्टार्ट करते हैं फ्रॉम फोरेंसिक ओनली। फोरेंसिक में आपकी 1 वीक की पोस्टिंग होती है, विच इज़ लाइक देयर इज़ नो वर्क एट ऑल। वो आपको सिर्फ वहाँ पर दिखाते हैं ऑटोप्सीज एंड ऑल, और थोड़ा डॉक्यूमेंटेशन के बारे में बताते हैं। दिस वाज नथिंग मच टू लर्न इन फोरेंसिक पर से। उसके बाद आते हैं कि थर्ड ईयर वाले सब्जेक्ट्स विच आर ऑप्था, ENT और PSM। PSM की बहुत ही लंबी पोस्टिंग होती है, 3 मंथ्स की तो PSM पोस्टिंग ही होती है, जिसमें आपकी रूरल पोस्टिंग्स भी इंक्लूडेड होती हैं। फॉर आवर हॉस्पिटल वी यूज्ड टू गो इन RTRM हॉस्पिटल फॉर आवर ड्यूटीज़, एंड बिकॉज इट्स अ पेरिफेरल हॉस्पिटल, सो वहाँ पर मेनली जो सारा सब कुछ संभालने वाले होते हैं, दे आर इंटर्न्स एंड द JRs देयर। वहाँ पर बहुत कम SRs हैं। JRs and interns are there who are working at ground level, who are working and managing the hospital there. ठीक है। इसके अलावा और भी आपको 2-3 जगह जैसे बरवाला, गोकुलपुरी और बाल्मीकि बस्ती या दरियागंज, इन जगहों पे भी PSM में ही आपकी पोस्टिंग लगेगी। लाइक दिस इज़ द ओनली पोस्टिंग जहाँ पर आपको थोड़ा पेरिफेरल और थोड़ा प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स का एक्सपोजर मिलेगा। इसके बाद PSM के बाद बात करते हैं ऑफ्था की। ऑफ्था में मुझे नहीं लगा कि मैंने कुछ वहाँ पर बहुत सीखा अपार्ट फ्रॉम टोनोमेट्री एंड सिरिंजिंग। सो ये 2 चीज़ें तो आपको सीखने को मिलेंगी ही। इसके अलावा इफ़ यू वांट टू लर्न देन आप OPD स्किल्स ज़रूर लर्न कर सकते हो, बट उसके लिए भी आपको थोड़ा सा मतलब प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। मतलब हमारे जो PGs थे, दे नेवर टोल्ड अस कि वी कैन डू OPDs ऑल्सो,
बट यू कैन डू OPD ऑल्सो देयर, बिकॉज OPDs में जनरली इंटर्न्स का काम होता है टोनोमेट्री और सिरिंजिंग का. सो अगर आप आपस में अपने को इंटर्न से बात करके और टर्न वाइज OPD करोगे तो यू कैन एक्वायर दो स्किल्स ऑल्सो. बाकी RTRM में भी आपकी ऑफ था और जितने भी सारे सब्जेक्ट्स हैं ना, सब में ही पोस्टिंग होती है, तो थोड़ा बहुत हम वहाँ पर भी सीख ही जाते हो. एटलीस्ट जनरल जो चीज़ें हैं उनका ट्रीटमेंट तो आप सीख ही जाते हो. इसकी बात करते हैं. इसके बाद है ENT. ENT में भी आई वोंट से कि देयर इज़ मच टू लर्न. ENT में क्या होता है कि आपको ना मेनली, मतलब सभी डिपार्टमेंट्स का सेम है कि जो भी इंटर्न होता है उनका मेनली काम सैम्पलिंग होगा या वाइटल्स लेना होगा पेशेंट के, या फिर डॉक्यूमेंटेशन का थोड़ा बहुत काम होता है कि रिपोर्ट एंट्री, फाइल बनाना, ये सब काम होता है इंटर्न्स का. सो ENT में भी आप मेनली तो वही काम करोगे. इसके अलावा अगर आप प्रोएक्टिव हो, अगर आप ज़्यादा एफर्ट्स दिखाते हो सीखने में, सो आपसे वो छोटे मोटे प्रोसीजर्स करवा देंगे, जैसे सूचरिंग कराना. और इसके अलावा फॉरेन बॉडी रिमूवल के केसेस जो आते हैं, लाइक नोज़ में फॉरेन बॉडी रिमूवल बच्चों के बेसिकली, सो वो भी ENT वाले आपसे करवा सकते हैं. लाइक आई हैड डन इट इन माई इंटर्नशिप, सो या दे कैन मेक यू डू इट. और बाकी OPDs में आपका वो इन्वेस्टिगेशन फॉर्म्स भरना होता है. इफ़ योर SR और योर कंसल्टेंट इज़ लाइक अच्छे वाले लोग, सो दे लेट यू सी OPD ऑल्सो. दे सामने से बोलेंगे कि आप भी पेशेंट देखो, अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो मेरे साथ के पूछो एंड ऑल. तो मतलब हाँ, ऐसे अगर आपको सीनियर्स मिलेंगे सो यू विल बी एबल टू लर्न OPD ऑल्सो. इसके बाद हम बात करते हैं फाइनल ईयर सब्जेक्ट्स में. फाइनल ईयर सब्जेक्ट्स में एक एक करके शुरू करते हैं. सबसे पहले हम जो हमारे शॉर्ट सब्जेक्ट्स हैं, जैसे साइकाइट्री में आपकी 2 वीक्स की पोस्टिंग होती है. और ये हम लोग की पोस्टिंग होती थी GV पंत हॉस्पिटल में, बिकॉज साइकाइट्री डिपार्टमेंट इज़ देयर ओनली. सो उसमें भी आपकी जो 1 या 2 वीक्स की पोस्टिंग होती है, उसमें आपको मेनली वहाँ पर ना इतना पेशेंट लोड नहीं है, तो बेसिकली इतना सैम्पलिंग वाला काम आपको नहीं मिलेगा. वहाँ पर आपको OPD ही देखने को वो लोग ज़्यादा बोलेंगे. OPD देखने में क्या है कि आपको प्रॉपर केसेस अलॉट होंगे कि ये पेशेंट के आपको केसेस लेने हैं और उनका आपको प्रॉपर हिस्ट्री लेनी होगी. फर्स्ट डे आपको थोड़ा हिस्ट्री का सिखा देंगे, उसके बाद आपको प्रॉपर हिस्ट्री लेनी होगी और उसके बाद SR के साथ या कंसल्टेंट के साथ वो केस डिस्कशन होता है. सो OPD तो आप साइकाइट्री में अच्छे से सीख सकते हो इफ़ यू आर टेकिंग केसेस रेगुलरली. इसके अलावा और साइकाइट्री में बहुत सॉरी फॉर दैट. इसके अलावा आपको साइकाइट्री में से बहुत कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी सीखने को नहीं मिलेगा. इसके बाद आता है आपका ऑर्थोपेडिक्स इज़ वेरी, मतलब सिर्फ 2 वीक्स की पोस्टिंग होती है, लेकिन उसमें आप बहुत कुछ सीख सकते हो. लाइक आप कास्ट लगाना सीख सकते हो, स्लैब लगाना सीख सकते हो, स्टिनमेंट पिन इंसर्ट करना सीख सकते हो, और फ्रैक्चर्स में आप किस टाइप का ट्रैक्शन दोगे, किस टाइप से आप कास्टिंग करोगे, वो सब आप बहुत ईजिली सीख सकते हो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड. सो मतलब यही होता है कि रेजिडेंट्स भी आपको तभी सिखाते हैं व्हेन दे आर सीइंग कि आप अपना काम अच्छे से कर रहे हो और आप इंटरेस्टेड हो सीखने में. सो यू हैव टू शो योर इंटरेस्ट फॉर देम टू टीच यू समथिंग. वो लोग भी बहुत बिजी होते हैं. दे आर नॉट लाइक सुपर रेडी टू टीच यू एवरीथिंग इन एनीथिंग एट एनी टाइम. यू हैव टू मेक एफर्ट्स फॉर दैट. हाँ, और साथ में आप स्प्लिंट लगाना भी सीख सकते हो, जैसे थॉमस स्प्लिंट बहुत कॉमनली लगता है ऑर्थोपेडिक्स में, तो आप ये भी सीख सकते हो. इसके अलावा जैसे वही सैम्पलिंग वगैरह जो इंटर्न का काम है वो तो इंटर्न को करना ही पड़ेगा. जो मैं आपको ये बता रही हूँ, दीज आर एक्स्ट्रा थिंग्स दैट यू कैन लर्न ड्यूरिंग योर इंटर्नशिप एंड यू शुड लर्न ड्यूरिंग योर इंटर्नशिप, बिकॉज काम आएंगे यार आगे चल. ऑर्थोपेडिक्स के बाद आपका आता है रेडियो में इन माई कॉलेज देयर इज़ नॉट मच ऑफ अ वर्क फॉर इंटर्न्स, बिकॉज ऑफ मेनली रेजिडेंट्स का ही उसमें सारा काम होता है, बिकॉज देयर इज़ नो पेशेंट एडमिशन देयर इज़ नो ऐसे इंटरवेंशनल कुछ चीज़ें जो इंटर्न्स कर सके. बाकी इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन गो टू, मतलब दे गिव यू एन ऑप्शन इफ़ यू वांट टू कम and learn anything, then you can come to like ultrasound rooms, MRI rooms or CT rooms or X-ray rooms, but they are always so busy. I don't think कि वो आपको कुछ ज़्यादा सिखाएंगे भी अगर आप जाओगे वहाँ पे. बाकी इट्स योर विश. एज सच रेडियो में बहुत कुछ सीखने को मुझे तो नहीं मिला. इसके बाद बात कर लेते हैं पीट्स की.
पीड्स में पीड्स में हमारे कॉलेज में ऐसा होता था कि सम पीपल गो टू आईसीयू, मतलब नॉट एवरीवन गेट्स टू गो टू आईसीयू और एवरीवन गेट्स टू गो टू नर्सरी. सो मेरी पोस्टिंग 3 वीक्स की टोटल पीड्स की पोस्टिंग होती है और उसमें 2 वीक्स मेरा नर्सरी लगा था. एंड नर्सरी में पेशेंट लोड इज़ प्रिटी हेक्टिक. Basically it's totally dependent on the births that are taking place in the labor room. So होता ही रहता है हर ऐसा नहीं है कि नर्सरी कभी खाली मिलेगी आपको, नर्सरी में बच्चे आते ही रहते हैं. एंड द इंटर्न्स वर्क देयर इज दैट आई डिड, बट उसके बाद में आई गॉट टू हियर कि बाकी इंटर्न्स जो बाद में आए थे उनको ये सब नहीं करना पड़ता था. बट वॉट आई डिड वॉज आई यूज टू डू सैम्पलिंग ऑफ द न्यू बॉर्न्स. आई यूज टू टेक एंथ्रो फॉर द न्यू बॉर्न्स, मेक डिस्चार्जेस एंड ऑल. और इसके अलावा आई यूज टू गो फॉर टेकिंग डिलीवरीज इन द लेबर रूम. तो ये सब आप सीख सकते हो इन योर पीड्स पोस्टिंग. इसके अलावा वार्ड में एज सच बहुत ज़्यादा काम नहीं होता. वार्ड की मेरी 1 वीक की पोस्टिंग थी, उसमें से बहुत ज़्यादा काम नहीं होता. यू जस्ट हैव टू डू वही नॉर्मल सैम्पलिंग. वो भी सैम्पलिंग में भी सैम्पलिंग और कैनुलेशन होता है वार्ड में, लेकिन कैनुलेशन मोस्टली पीजीज कर रहे होते हैं बिकॉज इट्स डिफिकल्ट. पीडियाट्रिक कैनुलेशन इज़ वेरी डिफिकल्ट, सो मेनली वही लोग कर रहे होते हैं. एंड यू कैन एवरी टाइम यू कैन try cannulation on your own, but you can you should not break the बच्चे at least, the babies at least बार बार. So you can always go to your residents कि नहीं हो रहा है आप कर दो प्लीज़, तो they'll do it. और इसके अलावा ऐसे बहुत कुछ सीखने को नहीं मिलता है वार्ड में, जहाँ तक मेरे को लगा. I've heard from my co-interns कि ICU वगैरह में भी you can learn lumbar puncture and all. So that's it for peace. So now let's talk about anesthesia. Anesthesia postings में भी आपको ऐसे बहुत कुछ सीखने को नहीं मिलेगा. Anesthesia posting में जहाँ पर आपको सीखने को थोड़ा बहुत मिलेगा, that is your ICU posting. ICU posting में आपको मेनली आर्टीरियल लाइन से कैसे सैंपल लेते हैं और आपकी सेंट्रल लाइन से कैसे सैम्पलिंग करते हैं, ये आपको मेनली सीखने को मिलेगा. वहाँ पर भी ऐसे आपको बहुत कुछ कोई नहीं सिखाने वाला है. यस, ये चीज़ है कि अगर आपको कोई डाउट है किसी चीज़ को लेके, यू कैन ऑलवेज गो टू योर रेजिडेंट्स देयर, जो भी वहाँ पोस्टेड हैं, टू हेल्प यू विद दैट. सो उसमें आप कुछ थोड़ा बहुत सीख सकते हो. ऐसे बहुत कुछ एनेस्थीसिया पोस्टिंग में भी नहीं है सीखने को. आप इसके अलावा एनेस्थीसिया पोस्टिंग में ही आप इंट्यूबेशन ऑन अ डमी, ये चीज़ भी सीख सकते हो बिकॉज दे हैव अ डमी विद देम. एंड उस पर अगर आप बोलोगे तो दे विल डेफिनेटली टीच यू इंट्यूबेशन एंड बैग एंड मास वेंटिलेशन एंड ओरोफेरेंजियल एयरवेज कैसे यूज़ करते हैं. सो दे विल टीच यू ये वाली चीज़. बाकी थ्योरी में आप उनसे जो सीखना चाहो दे विल टीच यू, अगर आपके रेजिडेंट्स अच्छे हैं तो. इसके अलावा तो ऐसे बहुत कुछ नहीं है एनेस्थीसिया में सीखने. लेट्स टॉक अबाउट डर्मा. डर्मा में आपकी जस्ट 1 वीक की पोस्टिंग होती है, मतलब मेरे कॉलेज में सिर्फ 1 वीक की पोस्टिंग होती थी. एंड उसमें एवरीडे वी यूज्ड टू गो टू द ओपीडी. और आप वहाँ पर ओपीडी में तो आप जितना चाहो उतना सीख सकते हो. यू कैन सी पेशेंट्स, यू कैन लाइक सम ऑफ द सीनियर रेजिडेंट्स यूज्ड टू टीच अस ऑल्सो. सो डर्मा में आप काफ़ी कुछ सीख सकते हो रिगार्डिंग द डर्मा पेशेंट्स ओनली. इसके अलावा एक आपकी पूरी 1 वीक की पोस्टिंग में एक बार आपकी वार्ड में भी पोस्टिंग लगती है. वहाँ पर भी आपका सेम ही काम होता है कि आपको सैम्पलिंग करनी है, वाइटल्स करने हैं. इसके अलावा यू कैन अकम्पनी योर रेजिडेंट्स ड्यूरिंग द राउंड्स. और उसमें भी जो अगर अच्छे सीनियर रेजिडेंट्स होते हैं, अच्छे कंसल्टेंट होते हैं, सो लाइक दे टीच यू अ लॉट ड्यूरिंग द राउंड्स इफ लाइक यू शो इंटरेस्ट. ओके, सो ये हमारे सारे जितने भी शॉर्ट पोस्टिंग्स थी, जो भी था सब हो गया. अब हम बात कर लेते हैं हमारी मेजर 3 सब्जेक्ट्स की, विच इज़ मेडिसिन, सर्जरी, ऑब्स गायनी. सो ऑब्स गायनी से शुरू करते हैं. ऑब्स गायनी में बेसिकली आपका जो मेन काम है ना ऑब्स गायनी में, जो हम लोगों ने करा है ऑब्स गायनी में, दैट इज़ सैम्पलिंग और खून लाना. लाइक हम प्रॉपर खून के दलाल बन चुके थे ड्यूरिंग आवर ऑब्स गायनी. बिकॉज जो भी क्या होता था कि जो भी LR में पेशेंट है, बेसिकली दे आर सस्पेक्टिंग कि शी इज़ इन द फेज ऑफ शी इज़ वन ऑफ द फेज ऑफ डिलीवरी. मतलब शी इज़ इन LR, मतलब शी इज़ अबाउट टू डिलीवर. सो हम लोग को उसका उन पेशेंट्स के लिए क्रॉस मैच टाइम लगवाना होता था. अब क्रॉस मैच लगवाने के लिए यू नीड
कि आपके पास एक डोनर कार्ड हो, बिकॉज ब्लड बैंक वाले ब्लड डोनर जब डोनर कार्ड आप देते हो तभी वो आपको ब्लड रिलीज के लिए टाइम देते हैं. सो दिस वॉज लाइक दिस. मतलब यार ब्लड डोनेशन करवाना और ब्लड रिलीज कराना बोथ आर अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, बिलीव मी. एक चीज़ मैं यहाँ पर हाईलाइट करना चाहूँगी कि आई हैड दिस कन्फ्यूजन एंड अ लॉट ऑफ माई को-इंटर्न्स हैड दिस कन्फ्यूजन कि क्रॉस मैच का मतलब क्या होता है. क्रॉस मैच का मतलब होता है आपने BGCM विच इज़ ब्लड ग्रुप एंड क्रॉस मैच फॉर्म पे डिटेल्स भरकर सैंपल भिजवाया इन योर EDT का वायर टू योर ब्लड बैंक. उसके बाद ना वो वहाँ पर सिर्फ ब्लड ग्रुपिंग में चला गया. क्रॉस मैच लगवाने के लिए आफ्टर द ग्रुपिंग हैज़ बीन डन आपको फॉर्म वहाँ अटेंडेंट के हाथ या खुद जाकर जैसे भी आप चाहो कर सकते हो भिजवाना होगा. और दे राइट अ टाइम ऑन इट, दैट इज़ अ क्रॉस मैच. जब तक आपका टाइम नहीं डाला मतलब आपका क्रॉस मैच पे नहीं लगा है. क्रॉस मैच का मतलब है द ब्लड इज बुक्ड फॉर दिस पेशेंट. तो ये चीज़ होती है क्रॉस मैच, और ये आपको बहुत करवाना पड़ेगा. ब्लड डोनेशंस करवाने पड़ेंगे, ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करने पड़ेंगे बहुत सारे, FCM ट्रांसफ्यूज़ करना पड़ेगा. FCM कैसे ट्रांसफ्यूज़ करते हैं मैंने सबसे पहले ऑब्सकाइनी में ही सीखा था. और सैम्पलिंग तो एज़ यूजुअल करना पड़ेगा. बाकी LR ड्यूटीज़ भी जो आपकी लगती है उसमें लाइक इट्स टोटली ऑन यू. इफ़ यू वांट यू कैन लर्न एपिजियोटमी, इफ़ यू वांट यू कैन डू डिलीवरीज ऑल्सो. सो इट्स टोटली ऑन यू. ये भी आप सीख सकते हो इन ऑब्सकाइनी. इट्स टोटली ऑन यू व्हाट यू वांट टू लर्न. सेक्शंस में जा सकते हो आप अगर आपका काम हो गया है तो. अगर आप सी सेक्शंस में जा सकते हो, आप डिलीवरीज ले सकते हो, आप एपिजियोटमीज कर सकते हो. यू कैन डू एनीथिंग. इसके अलावा कैनुलेशन बहुत करनी पड़ती है ऑब्सकाइनी में. सो दैट्स इट फॉर ऑब्सकाइनी. अब बात करते हैं मेडिसिन की, विच इज़ द मोस्ट हेक्टिक पोस्टिंग ड्यूरिंग योर इंटर्नशिप. और मेडिसिन में इट्स लाइक कि आप हर रोज़ ही 12 बार कर रहे हो, हर रोज़ आप 12 बार कर रहे हो. बट आई से कि भले ही काम ज़्यादा है, भले ही 12 बार कर रहे हो आप रोज़ फिजिकली एग्जॉस्ट हो रहे हो, आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो रोज़, लेकिन फिर भी द एनवायरनमेंट इन मेडिसिन, the doctors, I mean your residents, the nursing staff there, the NOs there, even मतलब नीचे से लेकर ऊपर तक, हायरार्की भी नीचे से लेकर ऊपर तक, everyone is so welcoming, everyone is so good to you. So it keeps you going throughout your medicine posting. Medicine posting में भर के सैम्पलिंग होती है because a lot of admissions are there. कभी 80 admissions हो रहे हैं, कभी 100 admissions हो रहे हैं, कभी 120 admissions हो रहे हैं, कभी कभार 60-40 भी होता है उनका सेंसस. बट लाइक दैट इज़ अ लॉट ऑफ पेशेंट्स इन अ सिंगल वार्ड. और आप कितने इंटर्न्स होते हो, आप 4 या 5 इंटर्न्स हो, हैव टू हैंडल ऑल दोज पेशेंट्स. उन सबकी सुबह शाम सैम्पलिंग सुबह सैम्पलिंग होगी हर रोज़ वाइटल्स होंगे सुबह शाम, जिसमें आपको BP डेक्स्ट्रोज दोनों चीज़ें करनी है. इसके अलावा सुबह शाम EBG VBG होंगे ऑफ सम पेशेंट्स. सो इट्स अ लॉट ऑफ वर्क. But because the people are good there, you are able to handle that work. The residents in medicine are really good. In fact, आप मेडिसिन में बहुत कुछ सीख सकते हो. इवन सेंट्रल लाइन मैंने सबसे पहले मेडिसिन में सीखा. मैंने साइटिक टैप सबसे पहले मेडिसिन में सीखा. प्लूरल टैप मेडिसिन में सीखा. इनफैक्ट सेंट्रल लाइन्स तो इतनी डाली मैंने कि द रेजिडेंट्स देयर वर कॉन्फिडेंट कि मैं अकेले कर सकती हूँ. मुझे छोड़ देते थे कि तू डाल ले, हमें पता तू डाल लेगी. So it was like that. The people there are very promoting, very caring for you. दूसरी postings में mostly लोग ऐसे होते हैं, they don't care you have done your. This is a very important point also. I'd like to highlight that कि कोई परवाह नहीं करेगा कि आपने खाना खाया, आपने रेस्ट लिया, आपने पानी पिया, कोई केयर नहीं करेगा. You have to take care of yourself. और पता है इंटर्नशिप में ना बहुत होता है कि लोग आपको बहुत ज़्यादा ऐसे दबाने की कोशिश करते हैं, आपसे एक्स्ट्रा काम करवाने की कोशिश करते हैं. फ्यू पीपल आर देयर जो इस चीज़ की परवाह करेंगे आपके लिए, लेकिन आपको इस चीज़ का ध्यान खुद रखना पड़ेगा. बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम्स इट विल हैपन कि आपका लंच बहुत डिले हो गया है, आपको जो 2 बजे करना था वो 6 बजे हो रहा है. तो इस चीज़ का ध्यान ना आपको खुद रखना पड़ेगा. एंड कि अब मुझे भूख लग रही है, मुझे लंच करने जाना है, बिकॉज दे विल जस्ट कीप ऑन गिविंग यू वर्क, मोर वर्क. दे विल नॉट केयर अबाउट दैट. एक चीज़ ये हो गई. दूसरा, अ लॉट ऑफ टाइम्स योर रेजिडेंट्स ओनली आर गोइंग टू डू दिस टू यू कि
दिल ट्राई टू सप्रेस यू बाई सेइंग कि मैं तेरी एब्सेंट लगा दूंगा, या जो भी तेरी एब्सेंट लगा दूंगा, कंसल्टेंट से तेरी कंप्लेंट कर दूंगा, जो भी है। बट अगर आप अपनी चीज़ सही कर रहे हो ना, अगर आप अपने पार्ट पे सही हो, तो आपको इन चीज़ों से डरने की ज़रूरत नहीं है। आफ्टर माई इंटर्नशिप आई हैव रियलाइज्ड कि ये बहुत खोखली चीज़ें होती हैं। मतलब मैंने खुद देखा है कि मेरे अराउंड जिन लोगों ने बहुत मज़े लेते लेते खूब छुट्टियाँ ली हैं, खूब चीज़ें करी हैं, फिर भी उन लोगों को इतना कुछ अफेक्ट नहीं हुआ, किसी ने उनकी एब्सेंट नहीं लगाई, किसी ने उनकी कुछ नहीं करा। सो ये सब चीज़ें ना बहुत स्ट्रेस देने वाली होती हैं, जो रेजिडेंट जाने अनजाने में करते हैं, क्या करते हैं, मतलब बहुत टॉक्सिक चीज़ें होती हैं ड्यूरिंग योर इंटर्नशिप। बट लिटरली डोंट टेक इट टू योर हार्ट और टू योर ब्रेन। दीज आर नथिंग। मतलब ये चीज़ें आपको आफ्टर योर इंटर्नशिप इज कम्प्लीटेड कुछ इफेक्ट नहीं करने वाले हैं, कोई एब्सेंट नहीं लगाने वाला, अगर आप अपने पार्ट पर सही हो तो। सो दिस वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एंड सेकेंडली, आप अपने लिए ना बोलना सीखो। अगर आपके साथ कुछ भी अनफेयर हो रहा है भाई, आप रिस्पॉन्ड करो। अगर आप चुप रहोगे ना, तो सामने वाला इंसान आपको और दबाता रहेगा। इंटर्नशिप में ये चीज़ बहुत होती है कि जो इंसान काम कर रहा होता है ना, उससे और काम कराया जाता है, और जो चिल कर रहा होता है, जो काम नहीं कर रहा होता, उसको कोई कुछ बोलता नहीं है। सो इस चीज़ के लिए ना आपको खुद फाइट करना पड़ेगा, खुद आपको बोलना पड़ेगा कि भाई क्यों। बिकॉज वही बात होती है, आपको पढ़ना भी है, आपको काम भी करना है। सो एवरीथिंग यू हैव टू मैनेज एंड गो। लास्ट सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं, विच इज सर्जरी। सर्जरी में सी इट डिपेंड्स ऑन द पीपल यू आर गेटिंग, लाइक फॉर एवरी पोस्टिंग ओनली। बट सर्जरी में क्या होता है, आपको मेनली वही सैम्पलिंग वाइटल्स तो करनी ही है। इसके अलावा आप ओपीडी में पेशेंट्स देखते हो, लाइक प्रॉपर हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन। सर्जरी में बहुत डिटेल हिस्ट्री, बहुत डिटेल एग्जामिनेशन होता है इन द ओपीडीज, सो दैट यू आर गोइंग टू लर्न देयर। इसके अलावा आप सर्जरी में आपके रेजिडेंट्स पर डिपेंड करता है, वो आपको वार्ड्स में ड्रेसिंग वगैरह सिखा सकते हैं, माइनर ओटीज़ में स्मॉल प्रोसीजर्स सिखा सकते हैं, सूचरिंग वगैरह दे सकते हैं। सो सर्जरी में आपको मेनली यही मिलेगा। सी सर्जरी में ना ओटीज़ में तो आपको कुछ करने को मिले, इसकी बहुत कम चांसेस हैं। इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। अगर आप प्रोएक्टिव हो, अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई, तो आपको मिल सकता है। जैसे मैंने अपनी सर्जरी पोस्टिंग में हाइड्रोसील असिस्ट करा हुआ है। लाइक मैं और मेरे PG2 थे, वी बोथ डिड दैट हाइड्रोसील सर्जरी, एंड I got to suture all the layers of the scrotum. This totally depends on you कि आपकी किस्मत कितनी अच्छी है और आप कितने प्रोएक्टिव हो। ओके सर, दिस वॉज ऑल अबाउट द इंटर्नशिप के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, उन सब में आप कैसे कैसे क्या क्या काम करते हो, क्या क्या सीख सकते हो। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको इतना काम करने का, इतना सब करने का क्या रिवॉर्ड मिलता है। सो यू गेट अ सैलरी पर मंथ। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में स्पेशली मैं अपने ही कॉलेज की बात कर लूँ तो मेरे कॉलेज में ये था कि आपको फर्स्ट मंथ की सैलरी 1 मंथ ऑफ योर पोस्टिंग उसके बाद मिलती थी। मतलब सेकेंड मंथ या थर्ड मंथ के बाद आपको आपकी फर्स्ट सैलरी रिसीव होती थी, और वो भी सिर्फ एक ही मंथ की आती है पहले। उसके बाद आपको जब आपका 4th मंथ शुरू होता है, तब आपको 2 मंथ्स की एक साथ आती है, ऐसे रिसीव होती है सैलरी। सो प्लीज़ फर्स्ट मंथ में खर्च करने मत शुरू कर देना क्रेडिट कार्ड पे कि सैलरी आएगी, सैलरी आएगी। फर्स्ट मंथ में सैलरी नहीं मिलती है, 3 मंथ्स तक नहीं मिलेगी आपको सैलरी। ठीक है, तो ये बात हो गई सैलरी की। अब सैलरी कितनी आती है, सो इट वेरीज। मेरे जो बाकी DU के कॉलेजेस हैं, दे वर रिसीविंग 25+, पर मेरी आई डोंट नो हमारा कॉलेज कहाँ चल रहा था, बट 25+ नहीं थी मेरी, 23,000 to 25,000 के बीच में थी, और बाकी सबकी 25,000+ थी जो बाकी DU के कॉलेजेस हैं। वी यूज्ड टू फील वेरी सैड अबाउट इट कि यार वी आर पुटिंग द सेम अमाउंट ऑफ एफर्ट, वी आर डूइंग द सेम अमाउंट ऑफ वर्क, स्टिल वी आर गेटिंग सैलरी लेस देन दोज पीपल। इनफैक्ट हो सकता है आप ज़्यादा भी कर रहे हो, बट स्टिल यू आर गेटिंग अ सैलरी विच इज़ लाइक सिग्निफिकेंटली less than those people. So that used to hurt us a lot. We wrote a lot of applications to our registrar regarding this, and finally he also looked into the matter. और अब जब हमारी सब इंटर्नशिप ख़त्म हो गई है, तो तब हम लोगों को लास्ट में इंक्रीमेंट मिला। बेसिकली वो सैलरी मिली जो कि बाकी कॉलेजेस में मिल रही है, बट हमें कोई एरर नहीं मिल रहा है, हमें कुछ नहीं मिल रहा, तो हमें उस एप्लीकेशन को लिखने का कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ है। बट वी आर हैप्पी कि हमारे जूनियर्स को उस चीज़ का फ़ायदा होगा।
सो दैट वॉज अबाउट द सैलरी. इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट हो रिगार्डिंग इंटर्नशिप, आप कभी भी बात करना चाहते हो फॉर एनी प्रॉब्लम दैट यू आर हैविंग ड्यूरिंग योर इंटर्नशिप, always go to your seniors. They have gone through those things, so they'll be able to help you with that, or they'll be able to give you solutions for it. That's it for today's video. Thank you for watching. If you have any doubt, if you want to speak out for regarding anything, if you have anything to say, you can always type it in the comment section, or you can DM me on my Instagram. I'll definitely get back to you. Thanks for watching. Bye bye.